नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्वतंत्रता दिवस के इस स्पेशल प्रोग्राम में। आज देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आप सभी को इसकी हार्दिक बधाई। दोस्तों, एक देश उसके नागरिकों से ही बनता है। नागरिक ही अपने देश के भविष्य के नीति निर्धारक हैं। आपका देश कैसा होगा, कैसा परफॉर्म करेगा, ये बहुत हद तक एक नागरिक की ड्यूटी होती है। दोस्तों, ये देश जब बना तब आप लोगों को वादा किया गया कि आप लोगों को कुछ मौलिक अधिकार दिए जाएंगे, और वो मौलिक अधिकार हमें संविधान निर्माताओं ने दिए भी। दोस्तों, मौलिक अधिकार जो हैं ये इसलिए दिए जाते हैं कि आप उस देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर सके। क्यों? क्योंकि जब आपको वो मौलिक अधिकार मिल रहे हैं तो तब आप कहेंगे कि भाई मेरी ये ड्यूटी है कि मैं भी देश के लिए कुछ करूं। तो इसीलिए एक मौलिक अधिकारों को पूरी हमने पार्ट जो है या भाग उसे आप कह सकते हैं, हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है। आज दोस्तों इस विशेष क्लास में मैं आपको इन्हीं मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि इन मौलिक अधिकारों के बारे में आगे चलकर किसने कहा था कि ये मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की कुंजी है, ये भारतीय संविधान की है, इनके बिना संविधान बिल्कुल निरर्थक हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि मौलिक अधिकार और सामान्य अधिकार में फर्क क्या है। दोस्तों, मौलिक अधिकार आपके ऐसे अधिकार हैं जो न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। अर्थात अगर आप न्यायालय में ऐसा कोई आपका कोई भी उल्लंघन हो गया मौलिक अधिकार का, तो आप अगर न्यायालय गए, आप न्यायालय जा सकते हैं, वाद योग्य हैं, बट वो आपके फेवर में होगा हमेशा उसका फैसला। अर्थात किसी भी प्रकार से आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 13 इस बात के लिए बिल्कुल आपको एक पावर देता है। ऐसा कोई भी कानून जो राज्य के द्वारा बनाया गया है और आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उल्लंघन करने की सीमा पर वो शून्य हो जाएगा। अर्थात न्यायपालिका जो है उसे निरस्त कर देगी। न्यायपालिका ने आगे चलकर संविधान के मूलभूत ढांचे का सिद्धांत दिया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने ये कहा कि ऐसा कोई भी कानून जो संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, ये न्यायालय की जो न्यायिक समीक्षा है, जुडिशियल रिव्यू, उसके अंतर्गत आता है। अर्थात यदि न्यायपालिका चाहे तो उस कानून को निरस्त कर सकती है। न्यायपालिका मौलिक अधिकारों के मामले में हमेशा ये देखती है कि अगर किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किसी कानून के कारण हो रहा है तो हमेशा आम आदमी का साथ दे, सरकार का नहीं। तो दोस्तों, ऐसे अधिकार जिनके खिलाफ जिनको कम करने के लिए गवर्नमेंट कानून नहीं बना सकती, गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए कानून अगर बन भी गए हैं तो उन्हें न्यायपालिका निरस्त कर देंगी। तो ये आपके मौलिक अधिकार हैं। दूसरे होते हैं दोस्तों कानूनी अधिकार, जिनको हम लीगल राइट्स बोलते हैं। कानूनी अधिकार कौन से हैं? ऐसे अधिकार जो आपको संविधान में मिले तो हैं, बट उनके ऊपर डिबेटेबल है। आप दो पक्ष हो सकते हैं। जैसे अभी वर्तमान में एक संपत्ति का अधिकार है। शुरुआत में मौलिक अधिकार था, परंतु बाद में संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया। मतलब आप आज भी अब चाहें जितनी संपत्ति जो रख सकते हैं, अनुच्छेद 300A के अंतर्गत आप अपनी संपत्ति इनहेरिटेंस भी कर सकते हैं। अर्थात अपने पिताजी से या आपकी फैमिली की कोई प्रॉपर्टी है तो वो आपको ट्रांसफर भी हो सकती है, आपके नाम हो सकती है, वो सब जायज़ है। परंतु दोस्तों, अगर आपके संपत्ति का कोई विवाद हो गया तो वर्तमान में ये एक कानूनी अधिकार है। आप कोर्ट में जाएंगे तो जो दूसरा पक्ष है, मे बी सरकार का पक्ष है, वो भी अपने आर्ग्यूमेंट रखेगा। कोर्ट दोनों के आर्ग्यूमेंट सुनेगा और उसके बाद जिसके आर्ग्यूमेंट्स में दम होगा, कोर्ट उसके फेवर में फैसला देगा। परंतु मौलिक अधिकारों के संदर्भ में ऐसा नहीं होता है। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो आप जैसे कोर्ट जाएंगे, उल्लंघन करने की सीमा पर आपके फेवर में ही फैसला आएगा, चाहे सरकार ने उसके लिए कानून ही क्यों ना बना दिया हो। ये बात है दोस्तों मौलिक अधिकारों की। दोस्तों, वर्तमान में भारतीय संविधान में हमें 6 मौलिक अधिकार मिले हैं। कितने मौलिक अधिकार मिले हैं दोस्तों? 6 मौलिक अधिकार। और इन 6 मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 3 में है। और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 15, इसमें किसका उल्लेख है? हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं कि अभी वर्तमान में हमारे पास कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, तो देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स प्रेजेंटली वी आर हैविंग। दोस्तों, पहला सबसे जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। देखिए दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि भारत बहुत ही ज़्यादा विविधताओं का देश आज भी है, पहले भी था, और जितना हमें भारत का इतिहास और कल्चर समझ में आता है उससे ये लगता है कि ये आगे भी रहेगा। भारत में आपको ऑलमोस्ट विश्व में पाए जाने वाले सभी धर्म, पंथ और समुदाय देखने को मिलेंगे। इतनी सारी भाषाएं एक साथ यहाँ पर, विभिन्न प्रकार का कल्चर, खान पान, ये सब विविधताएं
होने के बावजूद भारत एक देश के रूप में खड़ा है दोस्तों, ये पश्चिम के देशों के लिए वैसे भी आश्चर्य का विषय है कि इतनी विविधताएं होने के बाद भी ये देश खड़ा क्यों है। दोस्तों इसी पर हमारे जो एक प्रसिद्ध शायर रहे, उन्होंने कहा कि यूनान, मिस्र और रोमा सब मिट गए, क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। दोस्तों जो प्राचीन सभ्यताओं के नाम आप सुनते हैं, रोम, यूनान, है ना, यूनान ग्रीस हो गया, मेसोपोटामिया, मिस्र, ये सब मिट गए दोस्तों। आज सिर्फ उनके अवशेष हैं। उनके कल्चर की बात करने वाला कोई नहीं, उन कल्चर को फॉलो करने वाला कोई नहीं है। हम सब ये बात करते कि ये सब कुछ था, बट आज नहीं है। तो ऐसी क्या चीज़ है दोस्तों जो भारत की संस्कृति आज भी टिकी हुई है। आज से हजारों साल पहले जिस प्रकार की वैदिक सभ्यता भारत में पनपी, आपको उसके ट्रेसेस आज भी मिलेंगे। उसी वैदिक सभ्यता की शाखाओं के रूप में बौद्ध और जैन धर्म निकले, वो भी आपको आज भारत में देखने को मिलेंगे। आगे चल के सिख धर्म निकला, वो भी आपको भारत में देखने को मिलेगा। इवन दोस्तों इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या जुडाइज्म, जिसको आप यहूदी धर्म बोलते हैं, तीनों की उत्पत्ति भारत में नहीं हुई, उसके बाद भी आपको वो धर्म को मानने वाले लोग भारत में मिलेंगे और आराम से यहाँ पर रह रहे हैं। किसी प्रकार का कोई उनको परेशान होने की या किसी प्रकार की घबराहट, डर का कोई भी बात नहीं है, वो सब आराम से रहते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों उसके बाद भी आपको समानता के अधिकार की जरूरत पड़ी, ये कैसे हुआ? देखिए लंबे समय तक क्या है, भारत के अंदर इतनी सारी विविधताओं के लोग जब एक साथ रहे ना, तो कई बार आपके आर्थिक और सामाजिक स्तर के आधार पर भेदभाव होने लग गया, और ये किसी भी सोसाइटी में हो सकता है। खास करके दोस्तों हमारे यहाँ पर जाति व्यवस्था बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई, और पुराने समय में आपने ये देखा होगा या कहीं पढ़ा होगा कि जाति के आधार पर सामाजिक रूप से लोगों को कई बार असमानताएं झेलनी पड़ी, बहिष्कार झेलना पड़ा। तो इसी वजह से दोस्तों समानता के अधिकार को लागू किया गया कि इस नए भारत में, आज़ाद भारत में सभी व्यक्ति क्या होंगे, समान होंगे। किसी भी व्यक्ति से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों हमारा पहला जो मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक के जो आर्टिकल्स हैं, जो अनुच्छेद हैं, उसमें समानता के अधिकार लिखे गए हैं। सेकेंड चीज दोस्तों, जब आप एक देश में रहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रीडम। आपका नेता, आपका अगर चुना हुआ जो भी लीडर है, वो अगर अपनी तानाशाही पे उतर जाए, आपकी स्वतंत्रताओं को दबाने लग जाए, तो दोस्तों फिर ऐसे देश में दम घुटता है। आपने मिडिल ईस्ट के देशों में देखा होगा, अक्सर यहाँ पर तानाशाहों का उदय हुआ और लोग फिर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, एक बेहतर जीवन की तलाश में जाते हैं, या फिर उस देश में ही हिंसा, आगजनी, वो पूरा इंटरनल केओस हो जाता है। आंतरिक रूप से ही वहाँ पर छोटे छोटे ग्रुप्स जो है, गुरिल्ला ग्रुप्स हो गए, ये पूरे देश को बिगाड़ देते हैं दोस्तों। वो देश फिर सिर्फ नाम का रहता है, एक ज्योग्राफी का टुकड़ा रह जाता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, और देश के अंदर समुदाय सब बिखर जाते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं हो, इसलिए आपको स्वतंत्रताएं देना बहुत आवश्यक है। स्वतंत्रता बहुत प्रकार की हो सकती है, भाषण की, अभिव्यक्ति की, आपके विचारों की, घूमने फिरने की, रहने बसने की, ये सभी प्रकार की जो स्वतंत्रता है दोस्तों, ये हमारे को ग्रांट की गई अनुच्छेद 19 से 22 के रूप में। हालांकि कहीं कहीं पर इसमें कैप लगाना भी जरूरी है, क्योंकि देखिए प्लेटो ने कहा था कि दैट टू मच डेमोक्रेसी विल लीड्स यू टू केओस। क्यों? आपकी डेमोक्रेसी होना, हेल्दी डेमोक्रेसी होना बहुत अच्छी बात है, परंतु दोस्तों आपको कहीं ना कहीं ये कैप भी लगानी पड़ती है कि आप देखिए इन चीज़ों के लिए स्वतंत्र हैं, यू आर एंटाइटल्ड टू दीज थिंग्स, बट इफ यू क्रॉस दिस लाइन देन इट विल बी डेंजरस फॉर बोथ ऑफ यू, बोथ इन द सेंस फॉर द कंट्री एंड इंडिविजुअल, दोनों के लिए खतरनाक है। तीसरा दोस्तों हमने जो मौलिक अधिकार रखा वो था शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसको रखने का जो कारण था वो ये था कि भारत में अक्सर है ना इस तरह की बातें सामने आई कि आपको बंधुआ मजदूरी का काम देखने को मिला, लोगों को जबरदस्ती बंधक बना के काम कराया जाता है, या फिर कई बार बेगारी करवाई जाती है, अर्थात काम तो करवा लिया, पैसा नहीं दिया। इसके अलावा आपने मानव तस्करी को देखा होगा, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, इनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाके बेच दिया जाता है। बच्चों से खतरनाक काम करवाए जाते हैं दोस्तों, बच्चों से इस तरह के काम करवाए जाते हैं जो कि वो नहीं हो सकते, ठीक है, ओके। तो इस तरह की जो बातें हैं ना, वो आपको एज ए सोसाइटी इवॉल्व नहीं होने देती है। एज ए सोसाइटी अगर आप इवॉल्व नहीं होंगे
तो फिर ये चीज़ जो है आपके लिए क्या होगी, डेंजरस होगी। तो इसलिए शोषण पर प्रतिबंध लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जैसे आपको ठीक है मैंने कह दिया कि भाई सामाजिक रूप से सभी लोग समान होने चाहिए, बट हमेशा हों ऐसा ज़रूरी थोड़ी है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार बनाना पड़ा। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों रिलीजियस, आपका रिलीजन जो है तो ये एक प्राइवेट अफेयर है, परंतु बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। ऐसी स्थिति में जो धार्मिक स्वतंत्रता है बहुत आवश्यक है। और आपने प्राचीन भारत में, मध्यकालीन इतिहास में, आधुनिक इतिहास में देखा भी होगा, धर्म जो है ये इतना सेंसिटिव मैटर है, जब कभी भी लोगों के धर्म पर आंच आती है तो वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। और भारत में तो ये स्थिति बहुत बार हुई है। इसीलिए दोस्तों धार्मिक रूप से हम सभी एक दूसरे के धर्मों का, पंथ का सम्मान करें, यही चीज़ हमारे लिए आवश्यक थी। तो हमने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। दोस्तों जब स्वतंत्रता की आज़ादी के लिए मतलब स्वतंत्रता के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे, तो उस समय क्या है कि एक चीज़ हुई कि भारत में माइनॉरिटीज़ के हक के लिए भी बहुत सारी पार्टियां खड़ी हुई। अब यहाँ पर माइनॉरिटी शब्द जो है कि ये माइनॉरिटी शब्द कहाँ से आया, ये शब्द आया बेसिकली किससे, ये शब्द आया किससे, आप देखेंगे कि पूरे विश्व में, यूरोप वगैरह में क्या हुआ कि माइनॉरिटीज ऐसा समुदाय हो गया जो उस देश में संख्या में कम है। वो सिर्फ जाति के आधार पे नहीं था, धर्म के आधार पे भी हो सकता है, रंग के आधार पे भी हो सकता है। अमेरिका में ये रंग के आधार पे हुआ, समझ रहे हैं आप। यूरोप के अंदर ये धर्म के आधार पर हुआ, जाति के आधार पर हुआ। वहां पे तो बेसिकली आप देखिए रेस होती थी। एक देश के लोग दूसरे देश को पसंद नहीं कर रहे हैं, फ्रेंच जर्मन को पसंद नहीं कर रहा है, जर्मन पॉलिश को पसंद नहीं कर रहा है, पॉलिश जो है चेक लोगों को पसंद नहीं कर रहे हैं, स्लोवाक को पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चलती रहती थी। तो ये वो दौर था जिस समय एक अल्पसंख्यक वर्ड बहुत प्रचलित था, और भारत में भी इस अल्पसंख्यक वर्ड ने एंट्री ली। तो सिखों ने अपना एक अलग संगठन बनाया, मुस्लिम्स पहले ही बना चुके थे 1906 में, पारसी पहले ही बना चुके थे। आगे चल के जातिगत आधार पर भी जो है ये संगठन बनाए गए। तो एक बात हो गई कि भारत में माइनॉरिटीज के हक को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बात होनी चाहिए। और दोस्तों हमने तो विभाजन का वो दर्द झेला जो हुआ ही धर्म के आधार पे था। तो हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन, सिख पॉपुलेशन ने बहुत बड़ा माइग्रेशन देखा, सभी लोग इफेक्ट हुए, कोई एक वर्ग की बात नहीं है। पर दोस्तों इसके बाद उसको हील करने के लिए कि यार आगे चल के इस तरह की कोई चीज़ें ना हो, तो हमने माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए, आर्टिकल 29 एंड 30। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 दोस्तों क्या है, ये ही आपकी वो चाबी है जो आपके मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखती है। देखो एक बात है कि मैं आपसे वादे तो बहुत कर दूं कि ऐसा कर देंगे, आपके लिए ये सुविधा कर देंगे, आपके लिए वो सुविधा कर देंगे, पर आपके लिए अगर मैंने उसके प्रोटेक्शन की कोई सुविधा की ही नहीं, मतलब मैंने सिर्फ ख्याली पुलाव बना दिया और उसके आधार में कुछ रखा ही नहीं, तो क्या ये बात कभी आप मान सकते हैं? मैंने आपको इतने सारे वादे कर दिए कि आपके लिए हम ये अधिकार देंगे, आपके लिए ये अधिकार देंगे, और अगर मैंने आपको वो अधिकार नहीं दिया तो फिर क्या होगा? क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका है जिससे आप उसके पास आप अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए जा सकते हैं? जी हाँ, वो आपको देता है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो है ये आपके मौलिक अधिकारों की क्या करता है? सुरक्षा करता है। समझ रहे हैं आप? तो बेसिकली आज हम एक एक मौलिक अधिकार की बात करते हैं। पहले हम शुरुआत करेंगे राइट टू इक्वलिटी यानी कि समानता के अधिकार से। इसमें दोस्तों 14 से 18 तक आर्टिकल आते हैं। एक एक आर्टिकल की मैं बात करूंगा कि इसमें क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है, ठीक है? देखिए सबसे पहला आर्टिकल है राइट टू इक्वलिटी, है ना? उसमें पहला जो आर्टिकल आ रहा है वो है 14। देखिए आर्टिकल 14 जो है इसको मैं अगर एक लाइन में समझाऊं तो दोस्तों आपको समझना है इसमें विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण, ये किसके अंदर आता है दोस्तों? ये आता है आर्टिकल 14 के अंतर्गत आता है। समझ रहे? इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी समान होंगे। ये हमने यूएसए से लिया दोस्तों।
अर्थात कानून के सामने किसी भी जाति, धर्म, लिंग, समुदाय के आधार पर कोई अलग से कानून नहीं होगा। आप कानून के आधार पर जो कानून बना हुआ है, अगर आप न्यायालय में गए और आपने साबित कर दिया कि देखिए सर इस लॉ के अकॉर्डिंग मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, तो लॉ आपकी साइड में खड़ा होगा। वो बिल्कुल नहीं देखेगा आप इस देश में किस रंग के हैं, किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं। वो सिर्फ क्या देखेगा, लॉ क्या है। तो विधि के समक्ष समानता, विधि के लिए सब सामने क्या है, बराबर है। दूसरी चीज क्या है, विधि का समान संरक्षण, इक्वल कंजर्वेशन ऑफ लॉ फॉर एवरीबॉडी। अर्थात आपके लिए जब कानून बनाए जाएंगे वो सभी कानून एक जैसे बनेंगे, उसके लिए कभी दूसरी तरीका को कोई विवाद नहीं होगा। कानून सभी के लिए क्या बनाए जाएंगे, बराबर बनाए जाएंगे। किसी की जाति, धर्म, लिंग, समुदाय, वर्ण, इसके आधार पर कभी अलग से कानून नहीं बनेगा। कानून सभी के लिए क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दोस्तों ये बात हमने किस में कही है, आर्टिकल 14 में कही है। आर्टिकल 14 ये कहता है कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अच्छा, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। फिर देखिए आर्टिकल 15 क्या कहता है। आर्टिकल 15 कहता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। हालांकि इसमें देखिए कुछ अपवाद भी हैं। पहली बात तो यह कहता है कि आप अगर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं, पब्लिक प्लेस पर जाते हैं, तो वहां पर आपके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। आप वहां पे पब्लिक प्लेस की बात हो रही है ना, किसी घर में नहीं घुसना है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो, कैसा आप नहीं आर्टिकल 15 करते अंदर नहीं जाना है। आर्टिकल 15 कहता है पब्लिक प्लेस जैसे कि सार्वजनिक कुएं, सार्वजनिक पार्क, सार्वजनिक स्थल, सड़कें, यहां पर आपको चलने से कोई नहीं रोकेगा। आपकी जन्म, धर्म, जाति, मूलवंश, इसके आधार पर आपको कोई नहीं रोकेगा। हालांकि दोस्तों इसी का कुछ अपवाद है। अपवाद में क्या है, अपवाद क्या कहता है कि यदि राज्य चाहे, अब राज्य यहां पर वो संस्था है जो कानून बनाने की शक्ति रखती है। जो भी संस्था कानून बनाने की शक्ति रखती है उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन राज्य बोलेंगे। ठीक है, तो ये यहां पे बोलता है कि राज्य यदि चाहे तो महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। समझ रहे आप। और एक और बात है कि राज्य यदि चाहे तो पिछड़ों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप देखिएगा कोई मेट्रो रेल्स होती है ना, मेट्रो ट्रेन दिल्ली वगैरह में, तो आप देखेंगे महिलाओं के लिए पूरा के पूरा डब्बा रिजर्व है। अब आप वहां नहीं कह सकते अरे साहब आपने तो बोला था कि लिंग के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे ना, आपने तो कर दिया तो ये तो हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो गया। नहीं, ये मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है। उसी आर्टिकल 15 के नीचे सब आर्टिकल है कि महिलाओं और बच्चों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। आप देखिए जो भी हैंडीकैप लोग हैं, है ना, जो दिव्यांग हम कहते हैं जिन्हें, तो आप देखिए कि उनके लिए बकायदा रैंप बनाने की सुविधा या उनको अलग से और दूसरी सुविधाएं देने की बात हर जगह, हर सरकारी दफ्तर में या सरकार द्वारा ग्रांटेड जो दफ्तर है वहां पे की जाती है। तो ये इसका ग्राउंड क्या है दोस्तों, इसका ग्राउंड है आर्टिकल 15। ठीक है, फिर देखिए आर्टिकल 16 क्या कहता है। लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरियों में सबको अवसर की समानता होगी। देखिए सरकारी नौकरी के अंदर सभी लोगों को बराबरी का अवसर मिलेगा। उन्हें जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग के आधार पर उन्हें डिस्क्रिमिनेट यानी कि उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह आर्टिकल 16 कहता है सरकारी नौकरियों में आप सभी को अपना योग्यता साबित करके नौकरी लेने का अधिकार है। पर आप में से फिर कुछ लोग बोलेंगे कि सर वो आरक्षण की व्यवस्था, दोस्तों आरक्षण की व्यवस्था भी अनुच्छेद 16 के अंतर्गत ही की गई है। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत ही एक बात आती है कि राज्य यदि चाहे तो पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। फिर एक बात आती है कि राज्य यदि चाहे तो मूल स्थान के आधार पर भेदभाव कर सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि SC, ST, OBC, EWS जो आरक्षण है, ये ही आरक्षण में जो पिछड़ापन है वो पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया है। आरक्षण किसके आधार पर दिया गया है, पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया है। अब ये जो देखिए पिछड़ापन जो है, बैकवर्डनेस जो है, ये दो आधार पे है या तो ये सामाजिक पिछड़ापन है, सोशल बैकवर्डनेस है, या फिर ये आर्थिक पिछड़ापन है, इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस है। आप देखिए सामाजिक आधार पर जो आरक्षण मिला वो है SC, ST का आरक्षण, और आर्थिक आधार पर जो आरक्षण मिला वो है OBC एंड EWS का आरक्षण।
समझ रहे? इसलिए आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को चेक करेंगे ना, तो आपको पता होगा कि इसमें कैप लगाई गई है, क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर, जिसके अंदर अगर यदि किसी की सालाना आय 8 लाख से अधिक है तो वो क्रीमी लेयर में आता है, और वो ओबीसी का है या ईडब्ल्यूएस का है तो वो आरक्षण का पात्र नहीं होगा। इसी के अंदर आर्टिकल 16(4) है दोस्तों, जो बाद में हमने जोड़ा था कि पदोन्नति में भी आरक्षण मिलेगा। जो नौकरी तो आप लग जाते हैं, नौकरी के बाद जब पदोन्नति होती है, प्रमोशन होता है, उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था लागू होती है। तो दोस्तों ये है आर्टिकल 16। देखिए आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या कहता है? अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज ऑफेंस। अस्पृश्यता का अंत करना है, किसी भी प्रकार का छुआछूत दंडनीय अपराध है। आपको पता होगा कि एक दौर ऐसा चला था कि जो सो कॉल्ड नीची जाति के लोग कहे जाते थे या जिन्हें दलित कहा जाता था, जबकि ऐसा है नहीं दोस्तों। कुछ ये सिर्फ समाज के जो नियम है वो लोगों ने अपने हिसाब से किसी भी तरीके से बना दिए स्वयं को ऊंचा साबित करने के लिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। आप देखिए अपने अपने नित्य कर्म जो आप करते हैं ये सब आप खुद ही करते हैं। अपने शरीर की सफाई आप खुद ही करते हैं, आप जहां पर रहते हैं वहां की सफाई आप खुद ही करते हैं। सफाई करना आपके डेली रूटीन का हिस्सा है, तो अगर आपके लिए कोई और कर रहा है तो आप उससे नीचा कैसे कह सकते हैं? उल्टा वो तो आपके लिए काम कर रहा है। समझ रहे हैं आप? ये सोच रही है, बिल्कुल आप इसमें नहीं कह सकते। तो आप किसी को भी उसकी किसी भी आधार पर, उसका अपीयरेंस, रंग, जाति, लिंग, धर्म, आप उसके किसी भी आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, छुआछूत नहीं कर सकते। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? ये कहता है आर्टिकल 17। फिर देखिए आर्टिकल 18 कहता है आप उपाधियों का अंत करना होगा। सिर्फ शिक्षा और सेना, अगर ये उपाधियां आपने कमाई हैं, जैसे शिक्षा में आपने पीएचडी की उपाधि ली है, डॉक्टर की उपाधि ली है, आपने प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर की उपाधि ली है, तो इट्स ओके, आप उसे निभाइए। अदरवाइज आपको क्या है, किसी भी प्रकार की और उपाधियां जैसे राजा धीराज, राय बहादुर, श्री श्री 1008, इस तरह की जो उपाधियां हैं, ऑफिशियली आप कहीं पर भी किसी दस्तावेज में प्रयोग नहीं कर सकते। हाँ, आपको अगर कोई सेना का टाइटल मिला है, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर, लेफ्टिनेंट जनरल, तो आप अपने नाम के साथ जोड़ें, कोई मना नहीं है। आपको शिक्षा के क्षेत्र में कोई टाइटल मिला है तो आप उसे जोड़ें। कई लोगों का एक क्वेश्चन आता है, मैं कई बार जब पढ़ाता हूं तो, कि सर ये जो भारत रत्न, पद्म भूषण, विभूषण, ये जो है ये अपने नाम के साथ लगा सकते हैं क्या? ठीक है, तो भैया ये आपकी उपाधि नहीं है, ये आपको मिला हुआ सम्मान है। समझ रहे हैं आप? सम्मान है, ये कोई टाइटल नहीं है। भारत रत्न कोई टाइटल नहीं है, भारत रत्न एक सम्मान है, ऑनर है, तो उसको आप ऐसे प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से आपको समानता का अधिकार मिला है। कानून आपके लिए बराबर है, आप कानून के लिए बराबर हैं। आप किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाएं, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। फिर आर्टिकल 16 कहता है कि आप सरकारी नौकरियों में बराबरी का अवसर प्राप्त करेंगे। 17 कहता है आपके साथ कोई छुआछूत नहीं होगी। 18 कहता है कोई भी व्यक्ति बिना मतलब की कोई उपाधि धारण करके नहीं घूमेगा। शिक्षा और सेना के क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हैं तो बात अलग है। ओके, अगला देखिएगा, एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो कि है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 से शुरू हो जाता है दोस्तों हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। क्या शुरू हो जाता है? स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। तो देखिए स्वतंत्रता के अधिकार में 4 आर्टिकल आते हैं, 19, 20, 21, 22। इसमें सबसे विस्तृत आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल 19। कौन सा? आर्टिकल 19। देखिए आर्टिकल 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली है। कितनी? 6 प्रकार की। ठीक है, तो देखिए उसमें सबसे पहली स्वतंत्रता जो है वो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसको हम बोलते हैं 19(1)(a), राइट टू स्पीच, है ना। देखिए आप मीडिया में अगर काम कर रहे हैं तो आपको पता है मीडिया सरकार की धज्जियां उड़ा के रख देता है, अच्छा हो तो, है ना। और विपक्ष है, पक्ष है, वो नहीं देखता है। उसको लगता है कि जो अकाउंटेबल है, जिसकी ड्यूटी बनती है, उससे तो मैं सवाल पूछूंगा ही पूछूंगा, भले ही कुछ हो जाए। दैट इज अ गुड मीडिया। मीडिया को ये शक्ति किसने दी है? मीडिया को ये शक्ति संविधान ने दी है कि आपके देश के जो सूत्रधार हैं, नेता हैं, आपके देश के लिए जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं
ये जानकारी किसको मिलनी चाहिए? ये जानकारी आम जनता को मिलनी चाहिए, इसके अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये जो कर रहे हैं जनता के सामने इस चीज को रखो, कोई मना नहीं होगा। आप किसी की आलोचना, समालोचना सब कर सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि अखबारों के अंदर कुछ कार्टून से बने हुए आते हैं नेताओं वगैरह के, ये इनका मौलिक अधिकार है मीडिया वालों का। आपने देखा होगा कुछ टीवी वगैरह पे वो सटायर से आजकल वो वीडियो आते हैं, सो सॉरी वगैरह इस तरह के, वो कार्टून बनाते हैं, मीम्स बनाते हैं आजकल। ये सब उनकी मीडिया की स्वतंत्रता में आता है दोस्तों, समझ रहे हैं आप। दूसरा जो है वो है शांतिपूर्ण सभा। शांतिपूर्ण सभा, प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है वो अपना समूह जो है उसके साथ क्या कर सके, शांतिपूर्ण सभा कर सके। प्रदर्शन भी कर सकते हो आप, हाँ, नारे वगैरह लगा सकते हो, पर आपका प्रदर्शन बिना हथियारों के होना चाहिए। हथियार लेकर आप किसी प्रदर्शन में नहीं जाओगे, बिना हथियारों के प्रदर्शन करना है बिल्कुल आप करिए, कोई मना नहीं है। तो दोस्तों शांतिपूर्ण सभा कर सकते हैं। आप अपना किसी भी आधार पर संघ या संगठन बना सकते हैं, कुछ भी आपके शौक है, बाइक चलाना, बाइकर्स का एक ग्रुप बना लीजिए। आपका शौक है पहाड़ चढ़ना, हाइकिंग करना, हाइकर्स का एक ग्रुप बना लीजिए। आपका शौक है मैं तो साहब भजन कीर्तन करता हूं, अपना एक ग्रुप बना लीजिए। इवन आप इस ग्रुप को रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं, समझ रहे हैं आप, इतनी स्वतंत्रता है आपको। अपनी राजनीतिक पार्टी बना लीजिए, रोज पार्टी बना लो, किसी भी पार्टी में कभी भी चले जाओ, कोई मना नहीं करेगा आपको, समझ रहे हैं आप, सब कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप पूरे भारत में कहीं पर भी आवागमन की स्वतंत्रता रखते हैं, बेझिझक बेधड़क। पूरे भारत की जो टेरिटरी है उसमें आप कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ, कोई मना नहीं करेगा। तो पूरे भारत में आपको क्या मिलेगी, आवागमन की स्वतंत्रता मिलेगी। इसके अलावा देखिए दोस्तों 19(1)(e), पूरे भारत में आप अपनी इच्छा के अनुसार कहीं पर भी निवास कर सकते हैं। आप पूरे भारत में अपना परमानेंट निवास भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप। निवास करना क्या होता है कि भाई आप कहीं पर अभी कहीं आपकी नौकरी लग गई है और आप वहां पे जाके अभी रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। एक होता है आप वहां पे बस गए हैं, आपने वहीं पे अपना मकान बना लिया, जमीन ले ली, तो रहने और बसने दोनों की स्वतंत्रता है। रेजिडेंट की भी सुविधा है और आपकी वहां पे लिविंग की। यू कैन लिव एंड हैव रेजिडेंस एट एनी पार्ट ऑफ इंडिया। बट इसमें एक छोटा सा चक्कर है, भारत के कई इलाके ऐसे हैं जो संवेदनशील है, सेंसिटिव है। या तो वो सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है। सुरक्षा की दृष्टि से कैसे होते हैं, जैसे आप लद्दाख का मामला ले लीजिए, नॉर्थ ईस्ट का मामला दे दीजिए, हमारे बॉर्डर एरियाज ले लीजिए, पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगता है वगैरह, संवेदनशील है ना। एकदम से आप बिना किसी आइडेंटिफिकेशन के उसको वहां पर किसी को वहां जाकर रहने बसने की, घूमने की स्वतंत्रता नहीं दे सकते। नॉर्थ ईस्ट वाले जो हमारे इलाके हैं वहां पर क्या है, आदिवासी जनसंख्या, एसटी ट्राइब्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे ट्राइबल एरिया के अंदर भी हम लोगों को बिना परमिशन के हम जाने नहीं दे सकते, क्योंकि ट्राइबल लोगों का देखिए अपना एक अलग कल्चर है और वो बाहर के लोगों को पसंद भी नहीं करते। तो आपको रोका जा सकता है। अदरवाइज अगर किसी प्रकार के कोई रिस्ट्रिक्शन की स्थिति नहीं है तो आपको कहीं पर भी आने जाने से रोका नहीं जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आपको है आजीविका की स्वतंत्रता। एफ भी था यहां पे, अनुच्छेद 19(1)(f) भी था। एफ में क्या था दोस्तों, संपत्ति की स्वतंत्रता थी। संपत्ति की स्वतंत्रता, जिसे अब हटा दिया गया है, जिसे अब क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ओके, अब ये 19(1)(f) जो है ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। 19(1)(f) अपने पास नहीं है। अब सीधा F के बीच में क्या आ जाता है, 19(1)(g) आ जाता है, एक लगाना पड़ेगा, जी में क्या है, आप भारत के किसी भी हिस्से में जाकर अपना कोई भी व्यापार शुरू कर सकते हो। आपको किसी भी प्रकार के व्यापार के लिए रोका नहीं जाएगा। आप अपना व्यापार करिए, आपको जैसा ठीक लगता है वैसा करिए। पहले क्या होता था, एक दौर होता था कि भाई आपको ना जो अपना व्यापार है, कई बार ऐसा होता था यार कि आपके पिताजी क्या करते हैं, तो आपके पिताजी का जो प्रोफेशन है आप भी वही करेंगे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपके पिताजी का क्या प्रोफेशन था,
इट डजेंट मैटर, आपको क्या करना है आप करिए, आपको कभी भी मना नहीं किया जाएगा। ओके दोस्तों, आर्टिकल 20 बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इवन आर्टिकल 19, 20 एंड 21 तीनों ही इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये एक ऐसे आर्टिकल हैं जब इनको विशेष परिस्थितियों में भी आपसे छीना नहीं जा सकता, चाहे बड़ी से बड़ी चीज आ जावे, देश में आपातकाल ही लग जावे, तो भी 20 और 21 आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अर्थात आपसे अगर कोई अपराध हो गया है और उसे सिद्ध करना है, उसे क्या करना है? सिद्ध करना है, तो दोस्तों उसके लिए आपके पास आर्टिकल 20 के अंतर्गत कुछ बातें हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होता है दोस्तों, इसके अंतर्गत जो 3-4 बातें आती हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि किसी व्यक्ति को जिस समय गिरफ्तार किया गया है, ठीक है, जिस समय आपको गिरफ्तार किया गया है उस समय आपके द्वारा किए गए क्राइम के लिए क्या सजा है वही सजा आपको दी जाएगी। मान लीजिए किसी ने चोरी कर ली, ठीक है, अब चोरी के लिए कुछ ना कुछ सजा वर्तमान में रखी गई होगी, पर आपके नहीं साहब, आज से हमारे साहब दादाजी के जमाने में कोई चोरी करता था उसके हाथ काट देते थे, इसके हाथ काट दो। अरे भाई वर्तमान में ऐसा कानून नहीं है, हाथ कैसे काट दे? तो इसमें सबसे पहली बात क्या आती है कि किसी व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस अपराध के लिए क्या सजा है उसे वही सजा दी जाएगी, दूसरी सजा नहीं होगी। समझ रहे आप? जैसे मैं आपको एक बड़ा बताता हूं, आपके पता होगा आपको आसाराम बापू है ना, वो पॉक्सो के केस में सजा काट रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल हरेसमेंट, सेक्सुअल ऑफेंसेस। 2012 में वो निर्भया कांड दिल्ली में हुआ और उसके बाद जो है ये पॉक्सो लाया गया। पॉक्सो में बेसिकली दोस्तों क्या है कि पहले क्या था कि कई बलात्कार का जो केस होता था, रेप, उसमें क्या है कि जेंडर महिला ही माना गया था कि भाई हमेशा रेप का विक्टिम जो है वो हमेशा महिला हो सकती है, प्लस महिला की उम्र का कोई वास्ता नहीं था इसमें। समझ रहे आप? जैसे मैं कहना ये चाह रहा हूं कि भाई बहुत सारे छोटे छोटे बच्चियों के साथ भी ये ऐसे दुर्दांत कृत्य हुए हैं, ये आप जानते, पर उसको भी, एक बच्चे को भी एडल्ट की तरह ही ट्रीट किया जा रहा था। और मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे भी केसेस सामने आते हैं जिसमें जो ये अपराधी किस्म के लोग हैं ये छोटे लड़कों को भी नहीं छोड़ते, उनके साथ भी कुकर्म करते हैं। तो ऐसी स्थिति में पॉक्सो लाना पड़ा। ठीक है, तो पॉक्सो के केस में बेसिकली क्या था कि 16 साल को पहले तो माना गया कि एक 16 साल से कम आयु का जो भी बच्चा है उसको हम उसमें मानेंगे नाबालिग में, प्लस इसमें जेंडर नहीं होगा, अर्थात 16 साल से कम का लड़का है चाहे लड़की है, उसके साथ कोई भी सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है तो उसको पॉक्सो के अंडर ट्रीट किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात थी इसमें कि जब तक पॉक्सो का केस चल रहा है आपको जमानत नहीं मिलेगी, नहीं तो दूसरे वाले में क्या होता था, जमानत बहुत जल्दी मिल जाती थी। समझे? 376 का मुकदमा है तो जमानत बहुत जल्दी होती थी। तो उस समय पॉक्सो जब नया नया आया था और उसी समय आसाराम बापू के खिलाफ शिकायत हुई जोधपुर में और उसी के बाद उनको पॉक्सो में बुक किया गया। तो दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे कि बहुत लंबे समय तक तो लड़ाई इस बात की चल रही थी कि कितने ही वकील आए ये साबित करने के लिए कि वो साबित कर दें कि वो जो लड़की आरोप लगा रही है वो 16 साल से ऊपर है, क्योंकि 16 साल से ऊपर अगर हो जाएगा तो पॉक्सो का मामला लगेगा नहीं, और पॉक्सो का मामला नहीं लगेगा तो फिर उनको बेल हो जाएगी। दोस्तों नहीं हो पाया ये, हालांकि पता है आपको ये चीज नहीं बैठी। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि किसी व्यक्ति ने जिस समय अपराध किया है और उस समय उस अपराध के लिए अगर कोई कानून बना हुआ है तो उसी कानून के हिसाब से ही सजा होगी, दूसरा कानून नहीं होगा। ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है किसी व्यक्ति को एक गुनाह के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। किसी व्यक्ति को एक गुनाह के लिए, एक क्राइम के लिए 2 बार प्रताड़ित नहीं किया, 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। किसी ने गुनाह किया, सजा काट ली, सजा काटने के बाद उसे जेल से छोड़ दिया गया, तो दोस्तों अब वो सामान्य नागरिक की तरह अब वापस समाज में जा सकता है। आप भी कभी एग्जाम वगैरह का फॉर्म भरते हो ना, उसमें एक चीज लिखी हुई आती है, क्या आप भूतपूर्व कैदी हैं? समझ रहे हैं? मान लेते हैं कि कैदी है और आपने अपना सजा काट लिया है, सब कुछ हो गया है, तो आप एक नॉर्मल
आदमी की तरह, जैसे सब लोग बच्चे एग्जाम देते हैं आप ऐसे एग्जाम दे सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। समझ रहे हैं आप, ये इसकी एक बड़ी खूबी है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, ठीक है। तीसरी बात इसमें है, किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे आपको तो पता ही है कि पुलिस जो है जब कभी भी अपराधियों से डील करती है तो पुलिस की एक आदत में आ जाता है कि वो बल प्रयोग करते हैं, है ना। और मान लेते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता पुलिस सही से काम नहीं कर रही है और वो आपसे कुछ जबरदस्ती कोई क्राइम कबूलवाना चाहती है जो आपने नहीं किया है, उन्होंने फोर्स का इस्तेमाल किया, आपने पुलिस से बचने के लिए किसी बयान पे हस्ताक्षर कर दिए या और कोई गवाही दे दी, और आप बाद में जाके कह देते हो कि नहीं साहब मुझसे ये गवाही जबरदस्ती दिलाई गई है, मैं ये मानता हूं कि ये गवाही जो दिलाई गई मेरे से, मैं पुलिस के दबाव में था, तो दोस्तों आपको पता है कोर्ट ऐसी गवाही मानता ही नहीं है। अगर आपने कह दिया, इवन आपके बयान पे साइन किए हुए हैं, आपके ही साइन किए हुए हैं, और आप कोर्ट में मुकर गए कि नहीं साहब मैं पुलिस के दबाव में था, तो ऐसा बयान कोर्ट में नहीं माना जाता है। ये आर्टिकल 20 की शक्ति है, किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसमें एक और बात है, इसमें एक बात और है ये कि आपको पता होगा कि विदेशों में तो ये बहुत चलता है, लाई डिटेक्टर टेस्ट, झूठ पकड़ने वाली मशीन, और एक जो होता है जिसमें आपको सिडेटिव्स देते हैं, नशा वगैरह देते हैं, और उस स्थिति में आपके टेस्ट किए जाते हैं, आपसे पूछा जाता है। तो कहा जाता है कि झूठ पकड़ने की मशीन जो है उसमें जब आप झूठ बोलते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें जैसे कि धड़कन बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, ठीक है, तो वो पकड़ लेता है कि यार ये बंदा झूठ बोल रहा है। तो ये भी तो आप खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य ही कर रहे हैं एक दूसरे को। तो क्या आपको पता है कि हम भारत में किसी व्यक्ति पर इस तरह का लाई डिटेक्टर टेस्ट और दूसरे वो सिडेटिव वाला जो टेस्ट है वो नहीं कर सकते, पुलिस नहीं कर सकती ऐसा। अच्छा, अगर मान लीजिए कि ऐसी कोई स्थिति आ जाए जिसमें टेस्ट करना ही पड़े तो आपको पता है जिस पे टेस्ट करना है ना उससे परमिशन लेनी पड़ेगी कि आप पे टेस्ट कर लें क्या। अच्छा, उससे पूछने से पहले सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी, आप कर ही नहीं सकते। ये कहता है आर्टिकल 20, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों अगर ये चीज नहीं होती तो किसी दूर दराज के हिस्से में न्याय के रक्षक, संविधान के रक्षक आपके साथ क्या कर देंगे, दबाव में आपसे क्या लिखवा लेंगे, किस पे साइन करवा लेंगे, आप किस किस को कहते फिरोगे। इसीलिए आर्टिकल 20 भारत में किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जाता है, चाहे देश में इमरजेंसी लग जाए, राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए, आर्टिकल 20 कभी निलंबित नहीं होता है। समझ रहे हैं आप। फिर देखिए आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात सभी व्यक्तियों को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार है। अब इसका उल्टा करो दोस्तों, आपको जीने का अधिकार है, मरने का अधिकार नहीं है। इसलिए सुसाइड इज अ क्राइम। मान लेते हैं कि आपने सुसाइड का प्रयास किया और असफल हो गए, अब भाई सफल हो गए तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मरे हुए व्यक्ति पर केस नहीं चलता है, पर असफल हो गए तो दोस्तों ये क्रिमिनल ऑफेंस हो गया। इसीलिए हमारे देश में यूथेंशिया अर्थात इच्छा मृत्यु का प्रावधान नहीं है। हालांकि अभी कुछ ऐसे केसेस हुए थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक लड़के को इच्छा मृत्यु का कहते ना ग्रांट किया, क्योंकि वो बच्चा 2014 से कोमा में था, भुगत रहा था, उस शरीर का कोई रेस्पॉन्स नहीं था और डॉक्टरों ने पूरे हाथ खड़े कर दिए कि ये कभी ठीक नहीं हो सकता। ऐसे में उसके शरीर को सफर कराने से क्या मतलब, वेंटिलेटर पे पड़ा था बच्चा, वो एक किस्सा अलग है। अच्छा, आर्टिकल 21 दोस्तों सिर्फ इतना सा नहीं है कि सभी को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है। दोस्तों ये बहुत बड़ा आर्टिकल है, इसमें सम्मानपूर्वक जीना तो है ही है, आपको साफ पानी, स्वच्छ पर्यावरण, न्यायिक सहायता, निशुल्क न्यायिक सहायता जिसको बोलते हैं, या फिर अच्छी हेल्थ सिक्योरिटीज, ये सब आपके मौलिक अधिकार में आता है आर्टिकल 21 में। समझ रहे आप। विदेश यात्रा का अधिकार, आपको विदेश जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आपको विदेश जाने से दोस्तों कोई नहीं रोक सकता। ये कौन कहता है, ये आर्टिकल 21 कहता है।
और दोस्तों अब ये मेरा बड़ा फेवरेट सा है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करने आ जाए या फिर उस व्यक्ति को नजरबंद किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, नजरबंद किया जा रहा है, तब उसके क्या अधिकार होंगे, आप ये बताइए। नजरबंद करना कब होता है दोस्तों? जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसा बोलते हैं ना, जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं, मतलब आदतन अपराधी वाले लोग होते हैं, और कोई वीआईपी मूवमेंट हो रहा है, या आपके ज़िले में कोई 15 अगस्त 26 जनवरी जैसा त्यौहार आ रहा है, या विदेशी मेहमान आ रहे हैं, तो पहले से इनको नज़रबंद कर दिया जाता है कि भाई तुम अपराधी प्रवृत्ति के लोग हो, तुम बाहर नहीं निकलोगे, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। तो ये तो होती है नज़रबंदी। और दूसरा होता है गिरफ्तारी। किसी के ऊपर कोई शिकायत हुई है, एफआईआर लॉन्च हो गई है और गिरफ्तारी का समन निकल गया है, पुलिस गिरफ्तार करने जाती है, तो अब क्या पुलिस चलते ही किसी को गिरफ्तार कर लेगी क्या? नहीं। यही गिरफ्तार करने के लिए या आपको नजरबंद करने के लिए यहां पे है कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 ये कहता है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को अपने गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार होगा। पुलिस को उसको कारण बताना पड़ेगा कि आप मुझे गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि पुलिस चलते ही उठा ले। दूसरा, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, और इन 24 घंटे में ट्रैवलिंग का टाइम इंक्लूड नहीं है। ओके, ट्रैवलिंग टाइम होता है ना एक जगह से दूसरी जगह जाने का, मजिस्ट्रेट ने परमिशन दे दी, फिर पुलिस हिरासत में रख सकती है। और सबसे बड़ी बात, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे वकील प्राप्त करने का, न्यायिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार होगा। आप उसे वकील से वंचित नहीं कर सकते, उसे वकील तो करा के देना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों 20 का एक पार्ट 22 का एक पार्ट और है, जिसे 22 क्लॉज 2 कहते हैं अपन। ये तो क्लॉज 1 था जो मैंने बताया। क्लॉज 2 ये कहता है, अगर किसी व्यक्ति को किसी निरोधक कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है, प्रिवेंटिंग एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है, जैसे कि कोई आतंकवाद निरोधी कानून है ना, या कोई विदेशी नागरिक है जो आपके देश में कोई क्राइम करते हुए पकड़ा गया है, तो फिर ऊपर वाली जो अभी मैंने बातें बोली इनको निलंबित किया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? ये कहता है आर्टिकल 22। फिर देखिए, हमारा जो तीसरा मौलिक अधिकार है, वो तीसरा मौलिक अधिकार है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध अधिकार? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें क्या होता है, मैंने जैसे शुरुआत में बताया था, कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता। आर्टिकल 23 कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से बेगारी नहीं करवा सकता। बेगारी क्या होती है? बिना वेतन के मजदूरी करवाना। आप किसी व्यक्ति से बिना वेतन के मजदूरी नहीं करा सकते। आप मानव तस्करी नहीं कर सकते। मानव तस्करी समझते? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, महिला बच्चे इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर बेच दिया जाता है, ये आप नहीं कर सकते, बैन है ये। राजस्थान में चलती थी एक सागड़ी प्रथा, पीढ़ी दर पीढ़ी कोई परिवार गुलाम हो जाता था, सिर्फ 2 टाइम की रोटी और कपड़े वो मिलते थे उनको, बाकी उधारे लेकर वो अपना जीवन चलाते थे। ये नहीं होगा। और आर्टिकल 24 ये कहता है कि आप बच्चों से कोई भी खतरनाक काम नहीं करवाओगे। बच्चों से कोई भी खतरनाक काम नहीं करवाओगे, वो भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों से। जैसे कि आप उन्हें कोई बारूद की फैक्ट्री में भेज रहे हैं, कांच की फैक्ट्री में भेज रहे हैं, आप उन्हें किसी प्रकार के खदानों में काम करा रहे हैं, कोयले की खदानों में काम करवा रहे हैं, ये सब नहीं होगा दोस्तों, ये सब बिल्कुल नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? तो ये है आपका कौन सा आर्टिकल 24। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी प्रकार का कोई खतरनाक काम नहीं कराया जा सकता है। ओके, तो दोस्तों हमने देखिए 3 मौलिक अधिकार देखे। सबसे पहला हमने देखा समानता का अधिकार, दूसरा हमने देखा स्वतंत्रता का अधिकार, और तीसरा हमने देखा शोषण के विरुद्ध अधिकार। ओके, अब हमारा चौथा मौलिक अधिकार है, वो है कौन सा वाला? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। तो शुरू करेंगे अपन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।
देखिए आर्टिकल 25 क्या कहता है। आर्टिकल 25 ये कहता है कि हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अंतःकरण की इच्छा के अनुसार, अंतःकरण मतलब आपकी आंतरिक आवाज, मन की आवाज क्या कहती है, उसके अनुसार आपको अपने धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। दोस्तों देखिए, ये आर्टिकल 25 जो है ना, ये मतलब अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेट किया जा सकता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, पहले तो आप इसकी बात को समझो। इसमें क्या लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार जो मन करे वो आप अपना धर्म मानिए, पंथ मानिए, है ना, संत मानिए, संप्रदाय मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस आप उसके अनुसार आचरण करिए, अर्थात आपका धर्म जो आपसे डिमांड करता है, आप उसके अनुसार क्या कर सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, वैसी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन आप उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। इसमें प्रचार प्रसार की भी छूट है, समझ रहे हैं आप। तो आर्टिकल 25 बिल्कुल आपको अलाउ करता है इन सब चीज़ों के लिए। बेसिकली यहाँ पे एक बात समझने वाली है, जैसा मैंने कहा कि हर अलग अलग धर्म के लिए आपको अलग अलग तरह की जो चीज़ है वो मिलती है। तो आप देखिए इसमें, जैसे सिखों को कृपाण धारण करने का जो अधिकार है, कृपाण धारण करने का अधिकार जो है सिखों को, वो इसी अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है। जैन धर्म के साधु सन्यासी या फिर गृहस्थ लोग भी जीवन के अंतिम क्षणों में या फिर ऐसे भी अंतिम क्षण में नहीं भी हो, पर अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए संथारा ले लेते हैं, सनखना ले लेते हैं। ये उनके धर्म का इंटीग्रल पार्ट है, तो वो ऐसा कर सकते हैं, समझ रहे आप। परंतु इसके विपरीत अगर अपन हिंदू वैदिक धर्म की बात करें, तो हिंदू वैदिक धर्म के अंदर किसी भी प्राचीन जो हमारे धर्म ग्रंथ है उसमें समाधि प्रथा का उल्लेख नहीं है। आपने सुना होगा कहीं सारे संत महात्मा जो हैं वो जीवित समाधि ले लेते हैं, समझ रहे हैं आप, ऐसा उल्लेख कहीं है नहीं। सती प्रथा का आपने नाम सुना होगा, सती प्रथा का भी उल्लेख हमारे किसी भी धार्मिक ग्रंथ में नहीं है। तो इसे हमारे रिलीजन की एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं माना जाता है। इस वजह से हिंदू धर्म के अंदर सती प्रथा या जो समाधि प्रथा है उसको इलीगल माना गया है, समझ रहे हैं आप, वो असंवैधानिक है, आप वो आचरण नहीं कर सकते। तो उसके पीछे भी जो आर्टिकल है ना, वो आर्टिकल 25 ही है। फिर देखिए आर्टिकल 26 क्या कहता है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। देखिए आप अपने जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, धार्मिक मामले की आपकी जहाँ पे वर्शिप होती है ना, वो जो भी जगह है आपकी, वो जगह जो है वो आप उसका प्रबंधन खुद कर सकते हैं, मैनेजमेंट। वहाँ क्या चढ़ावा आता है, टाइमिंग, वहाँ पर आप निर्माण कार्य करवाना चाह रहे हैं, चंदे का उपयोग करना चाह रहे हैं, नो डाउट उसके लिए कमिटीज़ वगैरह बनती है, बट आपका जो पैसा है वो आपका रहेगा। बट कोई बड़े इवेंट होते हैं, मेले हैं, त्यौहार हैं, उनका कोई आयोजन है, तो सरकार बीच में इंटरफेयर कर सकती है। मेले वगैरह नहीं होते तो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था मंदिरों में लगाई जाती है, आपने देखा होगा। या फिर कोई जुलूस निकल रहा है, मुहर्रम के जुलूस वगैरह निकल रहे हैं, है ना, रामनवमी का कोई जुलूस निकल रहा है ना, इस तरह की कोई भव्य शोभा यात्राएं निकल रही हैं, तो बाकायदा उसमें प्रशासन फिर इंटरफेयर करता है, समझ रहे हैं आप। अदरवाइज आपका जो डे टू डे अफेयर्स है उसमें आपका प्रशासन इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। फिर देखिए आर्टिकल 27 कहता है, किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब ये क्या चीज़ है, एक्चुअल में ये बात कर रहा है जजिया कर की। जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर है। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के एरा के अंदर ये कर जो है गैर मुस्लिम पे करते थे अपने सुल्तान को। गैर मुसलमानों को अगर अपने धर्म का पालन करना है तो एक टैक्स देना पड़ता था। टैक्स लगाने का उद्देश्य क्या है, कोई व्यक्ति कर के बोझ में इतना दब जाए कि वो स्वयं धर्म परिवर्तन कर लेवे। तो ये उस तरह के किसी टैक्स की बात हो रही है कि ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाएंगे जिससे किसी दूसरे धर्म को प्रोत्साहन मिलता हो, समझ रहे हैं आप, किसी दूसरे धर्म को क्या मिलता हो, प्रोत्साहन मिलता हो। ऐसी कोई बात सरकार कभी नहीं करेगी, ऐसा कोई कर नहीं लगाया जाएगा जो धार्मिक प्रवृत्ति का है, ठीक है। फिर देखिए आर्टिकल 28 क्या कहता है, किसी भी प्रकार का सरकारी, अर्ध सरकारी या सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त कोई शिक्षण संस्थान है, वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सरकारी स्कूल से, सरकार के अनुदान से चलने वाला कोई स्कूल या कॉलेज है,
वहां धार्मिक शिक्षा का कोई पीरियड नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? रिलीजन नहीं पढ़ाया जाएगा। हाँ, अगर कोई सरकार की तरफ से कोई ऐसे सोसाइटी बन जाती है या कोई प्राइवेट सोसाइटी है, उसने पहले से ही डिक्लेयर कर रखा है कि साहब ये हमारी एक संस्था है, तो फिर उसको नहीं छेड़ेंगे, वो काम कर सकती है। मतलब वहाँ पे धार्मिक शिक्षा का जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाया जा सकता है, इस पर कोई मना नहीं करेंगे अपन को। ओके, तो बेसिकली क्या होता है कि किसी भी स्थान पर सरकारी स्कूल्स के अंदर या सरकार द्वारा अनुदानित स्कूल के अंदर धार्मिक शिक्षा देने पर रोक है, परंतु निजी संस्थान या फिर सरकार ने किसी विशेष पर्पज से अगर कोई संस्थान ऐसा खड़ा किया है, वहां पे इसको अलाउ किया जा सकता है। ओके, तो दोस्तों ये जो आपने पढ़ा, ये 25 से 28, ये हमारी कौन सा अधिकार है? ये हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, फिर देखिए आप आगे, अगला है ये 29 और 30, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। और ये अधिकार बेसिकली किसके लिए है? अल्पसंख्यकों के लिए। वैसे यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अल्पसंख्यकों की परिभाषा संविधान में नहीं लिखी गई है, अर्थात आबादी में कितना प्रतिशत होना चाहिए, कुल आबादी कितनी होनी चाहिए, तब आप उनको अल्पसंख्यक मानेंगे, ऐसी कोई चर्चा हमारे यहाँ पर संविधान के अंतर्गत नहीं की गई है। बस क्या आज़ादी से पहले एक बात कंसीडर की गई थी कि जो भी गैर हिंदू हैं, उसमें सिख, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी सब आते हैं, उन सभी को अपन क्या कंसीडर करेंगे? हम उन सभी को अल्पसंख्यक कंसीडर करेंगे। तो जो भी गैर मुस्लिम है ना, सॉरी गैर हिंदू है, उन सभी को अल्पसंख्यक कंसीडर किया जाता है। उनको भी इस देश में कभी भी सौतेलापन नहीं लगे, उन्हें लगे कि भाई ये देश उनका भी है, मानना भी चाहिए, है ना। तो उनके लिए हमने कुछ विशेष मौलिक अधिकार प्रावधान किए। आर्टिकल 29 हमने प्रावधान किया कि अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि बनाए रखने का अधिकार होगा और राज्य इसमें उनकी मदद करेगा। ठीक है, मतलब कि उनकी जो लैंग्वेज है, उनके जो टेक्स्ट है, उनका जो कल्चर है, वो अपने त्यौहार मनाते हैं, कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई किसी प्रकार की मुहिम चलाते हैं तो सरकार उसमें बराबर उनका क्या देगी? साथ देगी। ठीक है, और एक चीज़ आर्टिकल 30 ये कहता है कि अगर कोई अल्पसंख्यकों का शिक्षण संस्थान है, माइनॉरिटी का एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पर रिलीजियस एजुकेशन दी जा सकती है। जनरली भाई हमने क्या लिखा कि भाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, परंतु इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू माइनॉरिटीज़, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ आपको, मदरसे चलते हैं, इस्लामिक शिक्षा देने के लिए मदरसे चलते हैं। मदरसों में दी जाने वाली जो इस्लामिक शिक्षा है उसका आधार आर्टिकल 30 ही है, आर्टिकल 30 उसका आधार है। समझ रहे हैं आप? तो ये हमने स्पेशली किसके लिए डिज़ाइन किया? अल्पसंख्यकों के लिए, फॉर दी माइनॉरिटीज़। तो आप देखिए पहला क्या है? अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण होगा और अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने, उनके प्रशासन का अधिकार और वहाँ धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार होगा। देखिए ये कहाँ खत्म हो रहे हैं? आर्टिकल 30 पे। अब देखिए आर्टिकल 31, यहाँ लिखा था संपत्ति का अधिकार। क्या लिखा था? संपत्ति का अधिकार। अभी ये अब यहाँ पे नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में क्या हुआ, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में यह मौलिक अधिकार विलोपित कर दिया गया है। विलोपित कर दिया गया। समझ रहे आप? वर्तमान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक कानूनी अधिकार है। कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। मैंने आपसे बताया था कि कानूनी अधिकार अगर कोई होगा
उस पर बहस हो सकती है, समझ रहे आप, किसी के भी पक्ष में फैसला जा सकता है, परंतु अगर एक मौलिक अधिकार है ना, फैसला हमेशा आपके हक में आएगा। तो अनुच्छेद 31 का स्थान वर्तमान में खाली है, मैं लिख देता हूं, अनुच्छेद 31 का स्थान वर्तमान में खाली है। यहां पर अभी कोई आर्टिकल नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, कभी भी अपन कोई नया आर्टिकल ऐड करते हैं ना, तो उस नए आर्टिकल में मतलब नया आर्टिकल ऐड करते हैं तो नई जगह बनाते हैं, वो कैपिटल ABC लिखते हैं। और अगर हम कोई पुराना आर्टिकल हटाते हैं ना, तो भैया वो जगह खाली हो जाती है। ऐसा नहीं है कि अब वो जगह खाली है तो उसकी जगह पे कुछ नया पुट कर देंगे, नहीं, वो फिर हमेशा के लिए क्या रहती है, खाली रहती है। ओके, ठीक है। तो देखिए यह आगे हम कहाँ पे, हमारे 5वें मौलिक अधिकार पे, जिसका नाम क्या था, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। अब आते हैं हमारे फाइनल पे। देखिए अब है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, समझ रहे। सबसे पहले तो यही बात है, ये बात किसने कही है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात कही कि आर्टिकल 32 जो है ये संविधान की आत्मा है, इसके बिना आपका संविधान कुछ काम का नहीं रहता। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी देश के नागरिकों को सबसे बड़ी जो चीज़ वो देश के अंदर जो मिलती है ना, वो होती है उसके मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जिसके लिए वो कहते हैं ना कि देश के लिए कुछ भी करने को तैयार है। बिकॉज देश की वजह से वो वहाँ पर क्या कर रहा है, उस मौलिक अधिकारों की वजह से, उस संविधान की वजह से वो उस देश में सांस ले पा रहा है। आप देखिए ना, मिडिल ईस्ट के अंदर और भी कई जगहों पर जहाँ मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है, तो लोगों की क्या स्थिति होती है, लोग भाग भाग के उस देश से जाना चाहते हैं, समझ रहे हैं आप। आपको इस देश में इतना फ्रीडम मिला है कि आप पूछो मत। आप खुद अपने आसपास देखिए, कोई आपके आसपास बम नहीं गिर रहे हैं, ठीक है, कोई किसी प्रकार को लेकर आपस में ग्रुपों का वो, मतलब आपकी वैचारिक लड़ाइयाँ होती होंगी, मैं मना नहीं करता, वैचारिक लड़ाई होनी भी चाहिए, हेल्दी डिस्कशन होना भी चाहिए, पर कोई आपको कह रहे हैं ना जान से मारने के लिए तो नहीं घूम रहा है, समझ रहे हैं आप। अलग अलग ग्रुप्स घूमते हैं भाई यहाँ पे। आप बुर्किना फासो और इन अफ्रीकी देशों में, सूडान की हालत देखो भाई आप, सूडान, मतलब मैं क्या बताऊं, अभी पिछले कुछ समय पहले की बात है, सूडान से कुछ सैटेलाइट इमेजेस वायरल हुई, उनकी बकायदा जांच की गई, पता चला कि एक राइवल ग्रुप ने दूसरे गांव पर हमला किया, एक JCB से ट्रेंच की खुदाई की गई, ट्रेंच समझते ना, खाई, और लोगों को मार के बुरी तरीके से उनको वहीं पे दफना दिया गया। मतलब मासाकेर जिसको कहते हैं ना, बहुत बड़े बड़े हत्याकांड वो वहाँ पे हो रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। आप सुनिए, ये कभी नहीं होता, ये तो ठीक है, कुछ ऐसे मुद्दे हो जाते हैं इजराइल फिलिस्तीन जैसे, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा वोकल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी चर्चा हो जाती है, ऐसे देशों को कोई नहीं पूछता है, बहुत हालत ख़राब है। तो एनीवे, मैं ये कह रहा था कि अगर आपको मौलिक अधिकारों की तो हमने बड़ी अच्छी व्यवस्था कर दी, बड़े अच्छे से आप देख पा रहे होंगे, पर अगर क्या हो, अगर आपके मौलिक अधिकार विलंबित मतलब आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो जाए तो फिर क्या करेंगे अपन। तो फिर हम कोर्ट के पास जाएंगे और कोर्ट को अपनी समस्या बताएंगे कि साहब मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, मेरी मदद कीजिए। कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए 5 प्रकार की याचिकाएं, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की याचिकाएं जारी कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे याचिका शब्द का जो मतलब है ना, देखिए रिट, इंग्लिश में बोलते हैं रिट, आप देखिए यहाँ लिखा होगा एनफोर्समेंट फंडामेंटल ऑफ राइट यूजिंग रिट्स। देखिए रिट आप लगाते हैं, याचिका कौन लेके जाएगा, प्रार्थी लेके जाएगा जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। मौलिक अधिकारों का क्या उल्लंघन हुआ है उस आधार पे डिसीजन लेगा सुप्रीम कोर्ट और फिर इन 5 में से कोई एक याचिका जारी करेगा। 5 की अपन बारी बारी से बात करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहली जो याचिका है उसका नाम है हैबियस कॉर्पस। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हैबियस कॉर्पस, ठीक है। इसको अपन कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, हिंदी में इसका नाम क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। अगर इसका शाब्दिक अर्थ लूं तो इसका अर्थ होता है सशरीर उपस्थित करना। जैसे आप देखिए, टू हैव द बॉडी
ऑफ, इसको अपन मतलब हैबियस कार्पस लैटिन भाषा का शब्द है, इसका एकदम ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा इंग्लिश में, टू हैव द बॉडी ऑफ। अगर किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कहीं पर बंदी बना लिया जाता है तब कोर्ट जारी करता है क्या, हैबियस कॉर्पस। देखो हैबियस कॉर्पस जिसने भी सूची थी ना, बंदा जीनियस था। मैं आपको इसका उल्टा करके बताता हूं, है ना, ये तो ठीक है कोर्ट करता है। मानो यार आपने वो फिल्मों में तो देखा ही होगा ना कि अक्सर जब कोई क्रिमिनल किसी की हत्या कर देता है वगैरह, तो फिर उसको वो कहते हैं कि भाई लाश को छुपा दो, लाश मतलब आपने जिस वेपन से मर्डर किया है उसको भी छुपा दो, सबूत मिटा दो। इस तरह की बातें सुनी ना आपने, क्या मतलब इस चीज़ का। अदालत जो है, न्यायपालिका जो है, वो चलती है एविडेंस पे, और ये सब चीज़ें एविडेंस है। एविडेंस सिर्फ आप मुंह से नहीं दे सकते, आपको फिजिकल एविडेंस पेश करने पड़ते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति पर मतलब हमें शक है कि यार इसी ने फला व्यक्ति की हत्या करी है। आप साबित कैसे करोगे कि इसी ने फला व्यक्ति की हत्या करी है? बॉडी जब तक नहीं मिलेगी, कह सकते हो क्या? जब तक किसी व्यक्ति की बॉडी नहीं मिलती, क्या आप ये गारंटी ले सकते हो क्या व्यक्ति की डेथ हो चुकी है? नहीं। बॉडी मिलना इस बात का प्रमाण है कि वो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है। इसलिए पुलिस भी हमेशा जब किसी आरोप को साबित करना है ना, तो मर्डर वेपन, बॉडी, इस तरह की चीज़ों की खोजबीन करती है, जांच करती है, और जब वो मिल जाते हैं तो फिर उनको पेश करती है अदालत में। ठीक है, जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। राजस्थान में एक बड़ा चर्चित केस से हुआ था, भंवरी देवी हत्याकांड। तो उस केस में बड़े पॉलिटिकल नाम थे, बड़े पॉलिटिशियन फैमिलीज इन्वॉल्व थी। तो केस बड़ा क्या होता था ना, उसका राजनीतिकरण हो गया, कोर्ट पे भी प्रेशर आया। तो केस की शुरुआत ऐसे हुई कि भाई भंवरी देवी का जो पति था वो पुलिस में शिकायत लेके गया कि मेरी पत्नी लापता है, गुमशुदा है। तो पुलिस वालों ने क्या किया, गुमशुदा की एफआईआर लिख ली। ढूंढ रहे हैं जी, ढूंढ रहे 2-3 4 दिन 5 दिन। वो वापस गया, जो पति था, अमरचंद नाम था शायद उसका, वो वापस गया कि साहब नहीं मिल रही है पत्नी, आप हत्या का मुकदमा दर्ज करो क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी पत्नी की हत्या हो गई है। अब पुलिस कह रही है भाई गुमशुदा है, जब तक हम बॉडी नहीं ले लेते हम हत्या का कैसे दर्ज करें। पुलिस ने भी साथ नहीं दिया। तो वो बंदा कोर्ट गया, और कोर्ट में उसने कौन सी रिट डाली, हैबियस कॉर्पस। कोर्ट ने पुलिस को बुलाया। अब क्योंकि राजनीतिक दबाव बहुत था, पुलिस ने बहुत आनाकानी करी। फाइनली पुलिस के बड़े अधिकारियों को कोर्ट में बुला के लताड़ा, और उसके बाद पुलिस एक्टिव हुई। देखो क्या होता है, पुलिस जब है ना, जब खुद पे आती है ना, फिर पुलिस नहीं मानती है। नौकरी पे अगर आ जाए ना, फिर पुलिस को कोई बड़ा छोटा कुछ नहीं दिखता। पुलिस वालों ने फिर करी तफ्तीश, तो पता चला कि भंवरी देवी का वाकई में अपहरण किया गया था, और अपहरण करने के बाद उनकी हत्या करके लाश को जला दिया गया। और लाश जलाने के बाद जो है कि उनके जो अवशेष थे वो नहर में बहा दिए गए। नहर का पानी रोका गया, नहर की मिट्टी छानी गई, और उसके बाद जो भी अवशेष मिले, हड्डियाँ वगैरह, वो कोर्ट में पेश किए गए। साहब के हत्या हो गई है, हम एडमिट करते हैं, ये उनके अवशेष है। तब कहीं जाके कोर्ट ने हैबियस कॉर्पस विड्रॉ करी। इतना बड़ा रोल है इसका। मतलब सोचिए कि अगर खुदा ना खास्ता पुलिस ही क्रिमिनल की तरफ शामिल हो जाए, बॉडी गायब कर दे, और बॉडी नहीं मिलेगी तो भैया केस नहीं होगा, तो आप क्या कर लोगे। तो कोर्ट ने भी किसको देखो बांधा है, संविधान ने भी किसको बांधा है, पुलिस को ही बांधा है कि तुम ही ढूंढ के लाओ। समझ रहे हैं आप? और नहीं ढूंढे तुम उस बॉडी को या उस व्यक्ति को, तुम्हारी नौकरी खाऊंगा मैं। दैट इज हैबियस कॉर्पस। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए सेकंड जो है दैट इज मैंडेमस। मैंडेमस के लिए हिंदी शब्द है परमादेश। मैंडेमस के लिए हिंदी शब्द क्या है, परमादेश। परमादेश, ठीक है। वी कमांड, इसका ये कब जारी किया जाता है, जब कोई पब्लिक ड्यूटी, टू परफॉर्म अ पब्लिक ड्यूटी। अक्सर क्या होता है कि कोई, मान लीजिए कि कोई सरकारी संस्था है और वो आपका काम करने से इनकार कर दे। जैसे कि मान लें, जैसे अभी आपको पता है आरटीई चलता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट चलता है 2009।
जिसके अंतर्गत चाहे निजी स्कूल हो, कैसी भी बड़ी से बड़ी स्कूल हो, वहाँ पे कुछ सीटें जो हैं वो आरक्षित वर्ग के लिए हैं। बच्चों को आरक्षण मिलता है वहाँ पे और निःशुल्क शिक्षा मिलती है, पता है, निःशुल्क एकदम। अब मान लीजिए कि कोई ऐसी स्कूल है जिसने आरटीई के तहत जो सीटें जिन पिछड़े हुए लोगों के लिए है, उन सीटों पर भी उन्होंने सामान्य एडमिशन ले लिया। जिनकी अधिकार बनता था, जिनको आरक्षण मिलना चाहिए था, उनको सीट ही नहीं मिली और इन्होंने क्या करा कि वो सीट जो है किसी को बेच दिया, किसी और का एडमिशन ले लिया। गलत है ना। कानून बना हुआ है तो कानून के अनुसार चलना चाहिए। अब आप गए कोर्ट कि साहब मेरी बच्ची का मैंने वहाँ अप्लाई किया था, वहाँ पे सीटें भी हैं, परंतु उन सीटों पर हमारे बच्चों को एडमिशन ना देके दूसरे बच्चों को एडमिशन दिया गया। अगर कोर्ट जांच करता है और सारी जानकारी सही आती है ना, तो कोर्ट जारी करेगा क्या, मैंडेमस। उस स्कूल को कंपनसेशन के लिए भी बोला जा सकता है, एडमिशन तो देना ही पड़ेगा। तो अगर कोई संस्था अपने निर्धारित कामों को करने से मना कर दे तो कौन सा, मैंडेमस जारी किया जाता है। ठीक है। थर्ड क्या है देखिए, प्रोहिबिशन और सर्स्योरी। प्रोहिबिशन जो है बेसिकली इसको बोलते हैं अपन प्रतिषेध, और सर्स्योरी को अपन बोलते हैं उत्प्रेक्षण। हिंदी में बोलते हैं प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण। ठीक है। ये दोनों ही क्या होता है कि अपने आम जनता के काम ही नहीं आते, आम जनता तक ये पहुंचता नहीं, ये कोर्ट टू कोर्ट चलता है, हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट। देखिए प्रोहिबिशन कब जारी करते हैं, अगर कोई लोअर कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई काम कर रहा है। अगर कोई लोअर कोर्ट, निचला अदालत, एक्चुअल में क्या होता है, अदालतों की भी स्तर है। जैसे कोई फ्रॉड का ही मामला है तो एक निश्चित राशि से ज़्यादा का फ्रॉड सीधा हाईकोर्ट में जाता है। छोटे मोटे फ्रॉड है तो जिला अदालतें वगैरह सुन लेंगी। अब मान लीजिए कि किसी काम के लिए वो जिला अदालत बनी ही नहीं है और वो जिला अदालत वो मैटर सुन रही है, समझ रहे हैं आप, मैटर सुन रही है, ठीक है, और उस मैटर के मामले में वो डिसीजन भी दे देते हैं। अरे भाई, जो मामला तुम्हारे न्याय क्षेत्र में आता ही नहीं है उसमें तुम डिसीजन कैसे दे सकते हो। ऐसे में जब अपर कोर्ट को पता चलता है कि छोटे कोर्ट ने एक ऐसे मामले में डिसीजन दे दिया है जिसमें उसकी शक्ति ही नहीं है, तो वो क्या जारी करता है, वो जारी करता है प्रोहिबिशन, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, रोकना। 4 नंबर देखो क्या लिखा है, सर्स्योरी। सर्स्योरी का भी अर्थ है रोकना। बस दोनों में फर्क क्या है, प्रोहिबिशन में सब कुछ मामला निपटने के बाद, कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद जो हायर कोर्ट है वो प्रोहिबिशन जारी करता है, कह रहा नहीं तुमने गलत कर दिया। सर्स्योरी में क्या होता है कि केस अभी चल रहा है, फाइनल ऑर्डर नहीं आया है, अभी प्रोसीडिंग हो रही है, ऑर्डर नहीं आया है, तो पहले ही कोर्ट, हाई कोर्ट बोल देता है अरे भैया ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, आप तो ये मामला रफा दफा करो और सीधा हमारे पास भेजो, आप छोड़ दीजिए, जहां है उसे छोड़ दीजिए और सारा के सारा केस हमारे पास भेज दीजिए। तो दैट इज सर्स्योरी एंड प्रोहिबिशन। ओके, एंड द लास्ट वन इज को वारंटो। को वारंटो के लिए हिंदी शब्द है अपने पास अधिकार पृच्छा। क्या नाम है, अधिकार पृच्छा। देखिए अधिकार पृच्छा है बाय व्हाट अथॉरिटी, बाय व्हाट अथॉरिटी, टू चेक लीगलिटी ऑफ अ क्लेम टू पब्लिक ऑफिस। पब्लिक ऑफिस क्या होता है, जैसे आपकी कोई सरकारी नौकरियां हैं या लोक नियोजन का कोई अवसर है, सबके लिए देखिए कोई ना कोई क्वालिफिकेशन होती है ना। अब कोई व्यक्ति जिसकी क्वालिफिकेशन थी ही नहीं, जैसे मान लीजिए कि आरपीएससी का सदस्य बनने के लिए अधिकतम आयु हो सकती है 62 वर्ष। अब सोचो कि सरकार 63 वर्ष की आयु में किसी को आरपीएससी का सदस्य बना दे, तो ये तो योग्यता का उल्लंघन हो गया ना, समझ रहे हैं आप। जैसे हमारे यहाँ पहले था, अब तो नहीं है, आरपीएससी के चेयरमैन के पद से कोई रिटायर हो गया है, ठीक है, तो फिर वो राज्य सरकार के अंतर्गत कोई दूसरी बड़ी नौकरी नहीं ले सकता था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकता है पर राज्य सरकार के पास नहीं जा सकता, ठीक है। अब ऐसे में राज्य सरकार उसके बाद भी उसको कोई पद आवंटित कर दे कि नहीं आप तो यहीं रहो, अरे भाई उसकी क्वालिफिकेशन ही नहीं रहेगा कैसे, समझ रहे हैं आप। तो इसको बोलते हैं अपन क्या,
इसको बोलते हैं अपन को वारंटो। क्या बोलते हैं? को वारंटो। ठीक है, तो अगर कोई बिना योग्यता के किसी पद पर बैठा है तो कोर्ट उसको हटाने की शक्ति रखता है, कोर्ट उसको हटा सकता है को वारंटो से। ओके, तो देखिए दोस्तों, अगर आप के मौलिक अधिकारों का कभी उल्लंघन हुआ तो कोर्ट आपको बचाने के लिए जरूर आएगा। आर्टिकल 32, चाहे सरकार कैसा भी, संसद कैसा भी कानून बना ले, अगर आपके मौलिक अधिकारों के रास्ते में वो आ रहा है तो उसे क्या किया जाएगा? नल एंड वॉइड किया जाएगा। और ये काम कौन करेगी? ये काम हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के पास भी ये शक्ति है, वो दोनों करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल 32 तक ही है। आप देखेंगे पीछे तो कौन सा आर्टिकल आ रहा है? आर्टिकल 32 ही आ रहा है, परंतु हमारे पास आर्टिकल 33, 34 और 35 भी है। आर्टिकल 33 जो है दोस्तों, ये है डिफेंस पर्सन्स के लिए। आर्टिकल 33 और फॉर डिफेंस पर्सन, रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, अर्धसैनिक बलों में हैं, खुफिया विभागों में हैं, सीआईडी में, आईबी में, आरएनडब्ल्यू में, इन लोगों का जीवन सामान्य लोगों से अलग चलता है। ये लोग वेपन भी कैरी करते हैं और अक्सर इन वेपन का इस्तेमाल भी हो जाता है। पुलिस ने किसी को एनकाउंटर में मार दिया तो क्या इसे हत्या के मुकदमे के रूप में दर्ज किया जाए? बिल्कुल, अगर एनकाउंटर इलीगल था तो किया जा सकता है। आत्मरक्षा में किया गया है तो यह जायज है। किसी कांस्टेबल को ऊपर से आदेश मिले कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठियां चला दो, और कांस्टेबल ने लाठियां चला दी, किसी का सर फट गया, अब वो व्यक्ति जाना कोर्ट नहीं जा सकता, कह रहे साहब कांस्टेबल ने मेरा सर फोड़ दिया, कि आप क्या कर रहे थे? कि साहब मैं धरना प्रदर्शन कर रहा था। बाय द बुक अगर उसने अपने सुपीरियर को फॉलो किया है तो फिर वो उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं। आर्टिकल 33 में आर्टिकल 34 ये कहता है कि अगर देश में आपातकाल की स्थिति हो या देश में मार्शल लॉ, सैनिक कानून लागू हो जाए, तो ऐसी स्थिति के अंदर देश की प्रॉपर्टी, लोगों की प्रॉपर्टी, उसका जो भी डैमेज होगा उसके कंपनसेशन के लिए संसद कानून बना सकती है। वॉर वगैरह की सिचुएशन होती है ना, वॉर, भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया, बॉर्डर के ऊपर बहुत सारे लोग खेतीबाड़ी करते हैं, बॉर्डर के ऊपर बहुत सारे लोगों के मकान हैं। अगर वॉर छिड़ गई, सेना खाली करा लेगी मकान वगैरह, हो सकता है सेना उन मकानों पर कब्जा कर ले, हो सकता है सेना वहाँ के लोगों के व्हीकल ले ले, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे में जो डैमेज होगा युद्ध की समाप्ति के बाद, उस पर कौन कानून बनाएगा? उस पर संसद कानून बनाएगी। और आर्टिकल 35 ये इस बात की गारंटी लेता है, मौलिक अधिकारों में अगर कोई भी बदलाव करना है, कोई भी संशोधन करना है, तो ये काम सिर्फ संसद कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकार एकदम अब 100% प्योर हो गए, अब इनमें कोई किसी प्रकार का संशोधन, चेंज नहीं किया जा सकता। नहीं, ऐसा नहीं है। मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, और ये संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? ये है संसद के पास। तो दोस्तों, क्या आज आपने अपने मौलिक अधिकारों को जाना? देखिए, बहुत काम आते हैं। मैं आपको बताऊं, एक बार ना मुझे मेरी गाड़ी पड़ी थी, पर पुलिस वाले उठा के ले गए कि भाई लावारिस पड़ी। मैं गया वहाँ पीछे, गया, काफ़ी बहस हुई, मेरी गाड़ी नहीं छोड़ रहे थे वो, कि इसका कागज़ लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ। फाइनली मैंने थोड़ा सा उनसे आर्ग्यूमेंट कर लिए मेरे अधिकारों के बारे में। एकदम बैकफुट पे आ गए वो, कि सर आप क्या करते हैं। मैंने उस समय तक तो सच बताऊं, मैं तो सिर्फ आरएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, मैंने दिया भी नहीं था। मैंने कहा आरएस का एग्ज़ाम दे रहा हूँ मैं। अरे 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 सर, आप तो कभी भविष्य में कोई अफसर बन जाओगे, लो आप गाड़ी ले जाओ। मतलब आपको अपने अधिकारों की जानकारी होना इतना आवश्यक है कि उसके अभाव में कई बार हम कई जगहों पर सफ़र कर जाते हैं। ओके, तो आप मौलिक अधिकारों के बारे में जागरूक रहिए, देश के बारे में जागरूक रहिए। एक बात मैं यहाँ जरूर कहना चाहूँगा, कई बार ये डिबेट हो जाती है कि संविधान पहले कि देश पहले। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा, पहले आपका देश है और देश के लिए संविधान है। आपका अगर देश ही नहीं होगा तो फिर संविधान कैसे होगा? बिना देश का संविधान हो सकता है क्या?
आज भारत का संविधान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लोगों के लिए सोचता है, बट मैं अगर आपको बोलूं कल को भारत देश ही नहीं रहा तो फिर संविधान की कॉपी लेके कहाँ घूमोगे? देश पहले, संविधान बाद में। समझ रहे? संविधान ने आपको सब शक्ति दी है, सब कुछ दिया है। संविधान आपकी हर मदद करने को तैयार है, आपको अधिकार देने को तैयार है, पर आप उसी संविधान की आड़ लेके अपने देश को तोड़ने की, बांटने की, बिखराव की बात नहीं कर सकते। आप संविधान का उपयोग करिए, संविधान की सारी शक्तियों का उपयोग करिए, अधिकारों का उपयोग करिए, पर देश से कोई दुश्मनी नहीं रखिए। आज इस स्वतंत्रता दिवस पर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, ये देश आपका, मेरा, हम सबका है। आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये सुरक्षित रखना है। उल्टा आज आप देखिए, आपके पापा दादाजी के ज़माने में भारत जैसा था, आज उससे कई मीलों वो आगे निकल चुका है और उम्मीद करते हैं कि आगे और ये निरंतर प्रगति करता रहेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज अपनी वाणी को विराम दूंगा मैं। ये विशेष कक्षा आज हमने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में लगाई थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। आप देश के बारे में, इस स्वतंत्रता दिवस के बारे में क्या विचार रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हमारी टीम की तरफ से आपको फिर से दोस्तों स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। मिलूंगा फिर से एक नई कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।